फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और सीए रेगुलेशंस मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2023 जिसे कि CAR 2023 भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 यह एक बहुत ही क्रांतिकारी एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इस एक्ट के पास होने के बाद आज यह हम देख पा रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन जो कि 2014 में 1,60,000 मेगावाट था और आज यह 4 लाख मेगावाट के ऊपर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया। तो इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस एक्ट के आने से, चीज़ें सिंपल होने से हमारे कंट्री में बहुत बड़ा फ़र्क आया। तो यह सिंगल एक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इट कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह सारे चीज़ों को कंसोलिडेट करता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस एक्ट के द्वारा बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। और इस एक्ट के माध्यम से जो कंज्यूमर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं और जो सप्लायर हैं, दोनों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, टैरिफ को रेशनलाइज किया गया और इफ़िशिएंट और इन्वायरमेंटल पॉलिसी को इस एक्ट के थ्रू प्रमोट किया गया। इस एक्ट में अथॉरिटी जैसे कि CA जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसको ऑथराइज किया गया रेगुलेशन बनाने के लिए। और इस एक्ट के सेक्शन 53 में बताया गया कि जो है मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई पे रेगुलेशन बनना है। और यह रेगुलेशन सबसे पहले 2010 में आया, जिसे कि CA रेगुलेशन मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कहते हैं, वह आया। और उसके बाद 2023 में यह रेगुलेशन रिवाइज होके आया। इसमें करीब 2010 वाले रेगुलेशन से करीब 20 रेगुलेशंस को ऐड किए गए। हम आगे चर्चा करेंगे कि और क्या क्या 2010 और 2023 के रेगुलेशन में अंतर है। इस एक्ट के माध्यम से जो है की अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशंस को फ्रेम करना, बड़े इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन करना। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस का काम टैरिफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन करना। तो इस तरह से इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ईजी हुई। अब हम लोग CA रेगुलेशन मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसे कि CAR 2023 कहते हैं, अब उसका अध्ययन करेंगे। उसके इस रेगुलेशन नंबर 3 जो है, रेगुलेशन 1-2 डेफिनेशन है। रेगुलेशन 3 में कहा गया कि रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 2(1) में कहा गया कि मैनेजर जो है एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और जो भी इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले आदमी हैं उसमें उसको डेजिग्नेट करेगा। और ऐसा कोई भी आदमी को डेजिग्नेट मैनेजर नहीं करेगा जिसके पास कॉम्पिटेंसी या सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इशूड बाय द गवर्नमेंट ना हो, वायरमैन
परमिट वायरमैन सर्टिफिकेट ना हो तो ऐसा कोई आदमी को मैनेजर ऑथोराइज नहीं करेगा, डेजिग्नेट नहीं का काम करने के लिए। यह रेगुलेशन 3 बोलता है। रेगुलेशन 4 में कहा गया कि जो रजिस्टर मैनेजर मेंटेन करेगा एट रेगुलेशन 3, अगर कभी जो है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर DGMS वगैरह आए तो उस मांगेगा तो उसके सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रेगुलेशन 5 में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम जो है पीरियडिक इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का करना है, उसे टेस्ट करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। इस रेगुलेशन में 4 तरह के फॉर्म हैं। पहला फॉर्म 250 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का है, दूसरा फॉर्म अप टू 650 वोल्ट तक का है, एंड तीसरा फॉर्म एक्सीडिंग 650 वोल्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का है, और चौथा फॉर्म माइनिंग इंस्टॉलेशंस का है। तो अगर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर किसी माइन में अपॉइंट है तो उसे पीरियडिक इंटरवल पे उस सारे फॉर्म को भरना पड़ेगा इंस्पेक्शन करने के बाद। इस रेगुलेशन 10 में कहा गया कि जो भी मैप प्लान इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का है वो रखना है, और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मांगे तो उसके सामने प्रोड्यूस करना है। रेगुलेशन 14, हम इसमें मुख्य रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। इसमें जैसा कि पहले बताया कि इसमें टोटल रेगुलेशंस 136 है। 20 रेगुलेशंस 2010 के रेगुलेशंस से ज़्यादा है। इसमें 4 चैप्टर और ऐड किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे के सेफ्टी के बारे में बताया गया, HVDC के बारे में है, ई व्हीकल के बारे में है, और इंसुलेटेड जो पैनल होते हैं उसके बारे में है, गैस इंसुलेटेड। तो अब हम रेगुलेशन 14 पढ़ेंगे। इसमें जनरल सेफ्टी ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड apparatus। इसमें कहा गया कि all electric supply lines and apparatus shall be of sufficient rating of power, insulation and estimated fault current, and of sufficient mechanical strength for the duty cycle which they may be required to perform under the environmental condition of installations, and shall be constructed, installed and protected, worked and maintained in such a manner as to ensure safety of human beings, animals and property। हमारे जो सप्लाई लाइन्स और ऑपरेटर्स हैं उसकी रेटिंग सफिशिएंट रेटिंग का हो, इंसुलेशन, फॉल्ट करेंट और वो सफिशिएंट बियर करने की क्षमता हो उसमें, और ड्यूटी साइकिल जिस साइकिल में उसको यूज किया जा रहा हो उस ड्यूटी साइकिल का हो, और वह परफॉर्म करे इन्वायरमेंटल कंडीशन में जहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया है, और वो ऐसा बने ऐसा उसको कंस्ट्रक्ट हो और इंस्टॉल्ड हो और प्रोटेक्टेड हो कि उससे ह्यूमन का, एनिमल का और प्रॉपर्टी का सेफ्टी इंश्योर हो। तो इस रेगुलेशन में, इस इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन में यह चीज़ एश्योर किया गया कि ना ही सिर्फ ह्यूमन के लिए सेफ्टी ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह सेफ्टी एनिमल्स और प्रॉपर्टी का भी होना चाहिए। और नेक्स्ट हम रेगुलेशन 14 का सब रेगुलेशन 4 में जाएंगे। इसमें लिखा है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन सी लेवल के अबव इंस्टॉलेशन होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे कोई पानी का जमाव ना हो, कोई सीपेज लीकेज और लॉगिंग ऑफ वाटर ना हो। अगर ऐसा व्यवस्था हो कि वहाँ पे लगाना हो, जैसे किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में लगाना हो, तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा पंप वगैरह लगा करके कि वहाँ पे कोई भी पानी का सीपेज लीकेज और लॉगिंग ऑफ वाटर बेसमेंट में नहीं होगा। ये चीज़ हमको इंश्योर करना पड़ेगा। रेगुलेशन 17 जिसमें कि कहा गया है
कि क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन हो अर्थ का और अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर्स का, और पोजीशन ऑफ स्विचेज ऑन ऑफ क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए, एंड स्विच गियर देयर इन, और स्विच गियर के अंदर भी। तो यह रेगुलेशन 17 बोलता है, ताकि कहीं गलती से भी गलती ना किसी से होने पाए, कोई अर्थ कंडक्टर को छुआ गलती से, वो लाइव कंडक्टर हो, तो अगर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर रहेगा तो इस तरह की गलती नहीं होगी। रेगुलेशन 17 में है कि हमें कोई भी कटआउट, लिंक और स्विच न्यूट्रल में नहीं लगाना है, और लगाना भी है तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से लगाना है। अगर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम न्यूट्रल में फ्यूज लगा देंगे या लिंक लगा देंगे या स्विच लगा देंगे, तो अगर कभी फ्यूज उड़ गया तो वोल्टेज जो है होल्ड रहेगा उस इक्विपमेंट के मेटालिक बॉडी पे, अगर मेटालिक बॉडी अर्थ है तो। और जब कभी कोई छुएगा तो जो छूने वाला आदमी के बॉडी के थ्रू करंट जाएगा तो उसको शॉक लग सकता है। रेगुलेशन 18 में कहा गया है कि कोई भी इक्विपमेंट जो 250 वोल्ट से ऊपर का हो, तो वहाँ पे कोई भी सप्लाई जो 250 वोल्ट से ऊपर का हो, तो जो कंज्यूमर है उसको अपना एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड के थ्रू अर्थिंग प्रोवाइड करना है अपने सिस्टम, अपने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। रेगुलेशन 20 में बोला गया कि जो भी 250 वोल्ट एक्सीडिंग इंस्टॉलेशंस इलेक्ट्रिकल हों, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कुछ भी हों, वहाँ पे डेंजर नोटिस इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। जो डेंजर नोटिस का आईएस के हिसाब से जो साइज़ है, लेटर्स का साइज़ है, बोर्ड का साइज़ है, वो वहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। रेगुलेशन 21 में जो है बताया गया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन या ऑपरेटर्स को कैसे सेफली हैंडल किया जाए। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी अर्थिंग या अदर सुटेबल मीन्स टू डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिसिटी सच कंडक्टर ऑपरेटर्स एनी अर्थिंग कंडक्टर ऑपरेटर्स इफ देयर इज डेंजर दे वांट टू प्रिवेंट। अगर हम बिफोर एनी कंडक्टर और ऑपरेटर्स इज हैंडल्ड एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन, कोई भी कंडक्टर या ऑपरेटर्स को हम हैंडल कर रहे हैं तो सावधानियां वहाँ पे बरतेंगे। सावधानियां कैसे बरतेंगे? बाय अर्थिंग और अदर सुटेबल मीन्स टू डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकली सच कंडक्टर और ऑपरेटर्स। हम अर्थिंग के द्वारा अगर जो उसमें चार्ज होल्ड है तो उसको डिस्चार्ज करेंगे अर्थिंग के द्वारा, डिस्चार्ज रड के द्वारा। ऑन एनी एडजेसेंट कंडक्टर और ऑपरेटर्स इफ़ देयर इज डेंजर देयर फ्रॉम, और अगर उसके कोई बगल में कंडक्टर या ऑपरेटर्स लाइव हो और वहाँ पे डेंजर हो तो उसको भी आइसोलेट करेंगे और अर्थ करेंगे। एंड टू प्रिवेंट एनी कंडक्टर और ऑपरेटर्स फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली और इनएडवर्टेंटली इलेक्ट्रिकली चार्ज, और गलती से भी कोई भी कंडक्टर या ऑपरेटर्स जिसमें काम हो रहा है वो गलती से भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इसका हम उपाय करेंगे लोटो के द्वारा। व्हेन पर्सन्स आर वर्किंग देयर ऑन शैल बी फॉलोड एज पर द रिलीवेट स्टैंडर्ड, तो जहाँ भी काम चल रहा हो एक्सीडेंटली कोई भी चीज़ चार्ज ना हो पाए, इसका भी हम लोटो के द्वारा व्यवस्था करेंगे। तो ये रेगुलेशन 21 का सब रेगुलेशन 1। सब रेगुलेशन 2 रेगुलेशन 21 का बोलता है कि एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन इलेक्ट्रिक, जो कोई हर एक आदमी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन और ऑपरेटर्स में काम करता हो उसको क्या क्या देना चाहिए? पीपीई देना चाहिए, टूल्स एंड डिवाइसेज जैसे कि रबर ग्लव्स, सेफ्टी फुटवेयर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू, वर्किंग वोल्टेज सुटेबल फॉर जिस लेवल में काम कर रहा हो उस लेवल का उसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फुटवेयर देना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए। अगर वो हाइट पर काम कर रहा हो उसको लैडर नॉन कंडक्टिव, एल्युमिनियम और लोहे का नहीं बल्कि फाइबर का हो, वो कंडक्टिव ना हो लैडर, उसको वो देना चाहिए। और भी कोई माने उसको सेफ्टी देना चाहिए जिससे कि उसको कोई चोट ना लगे, कोई शॉक ना लगे। और इवन हमें उसे आर्क फ्लैश भी देना चाहिए, आर्क फ्लैश शूट भी देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल इंजरी ना हो काम करने के दौरान। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम पीपी दे रहे हैं वो प्रॉपर हो, वर्किंग कंडीशन हो, अप टू द मार्क हो।
रेगुलेशन 21 का सब रेगुलेशन 5 ये बोलता है कि फॉर सेफ्टी ऑफ ऑपरेटिंग पर्सन ऑल नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स ऑफ स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल शैल बी प्रॉपर्ली अर्थ and insulating floors or mat conforming to the relevant standard of appropriate voltage level shall be provided in front and rear of the panels। कोई भी नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट हो स्विच गियर का या सीटी का पीटी का, वो अर्थ होना चाहिए और पैनल के आगे और पीछे इंसुलेटिंग फ्लोर देना या मैट लगाना है, और हर एक पैनल आगे और पीछे उसका नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए। तो यह रेगुलेशन 21 का सब रेगुलेशन 5 में यह चीज़ बताया गया है। सप्लाई टू व्हीकल्स एंड क्रेन्स, रेगुलेशन 22 में क्या बोला गया है? एवरी पर्सन ऑनिंग ए व्हीकल और ट्रेवलिंग क्रेन और द लाइक टू विच द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स शैल इंश्योर दैट सफिशिएंटली efficiently controlled by suitable switch enabling all voltage to be cut off in one operation। मतलब कि कोई भी व्हीकल या ट्रैवलिंग क्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, तो वहाँ पे हमें यह उपाय करना है कि एक जगह से उस क्रेन का सारा पावर एक बार में कटने का उपाय करना चाहिए। मतलब हमें उसे एमसीसीबी के थ्रू पावर देना चाहिए और एक ही जगह से देना चाहिए। और अगर वह क्रेन कोई रेल पे चल रहा हो, उसका व्हील किसी रेल पे रोटेट कर रहा हो, तो उस रेल को जो है एक से अधिक जगह पे उसे अर्थ करना है। तो यह रेगुलेशन 22 बोलता है। रेगुलेशन 23 केबल फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के लिए है। केबल्स के बारे में बोलता है। इसमें कि यह बोलता है कि फ्लेक्सिबल केबल शैल नॉट बी यूज फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, रेक्टिफायर्स, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, sprayers unless they are insulated for required voltage as per the relevant standards and adequately protected from mechanical damage। हमें फ्लेक्सिबल केबल जो पोर्टेबल ऑपरेटर्स, मोटर, जनरेटर है, उसको जगह पे नहीं यूज करना है, बल्कि अप्रोप्रिएट वोल्टेज लेवल का और जिसमें कि सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, मैकेनिकल डैमेज से बचने के लिए उसमें सफिशिएंट उपाय किया गया हो, वैसे केबल को यूज करना चाहिए। और दूसरा कहा गया कि अगर कोई मेटेलिक कवरिंग का या आर्मर्ड केबल दिया गया हो, द प्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ मेटेलिक कवरिंग, द कवरिंग शैल बी मेटेलिक कनेक्शन। अगर कोई उस केबल के बाहर में ये शील्ड हो या आर्मरिंग हो, तो उसको भी हमें अर्थ करना है। और केबल कैसा होना चाहिए? द केबल शैल बी 3 कोर 4 टाइप and 4 core type of 4 portable and transportable apparatus working on single phase and 3 phase supply। अगर सिंगल फेज पे हो तो 3 कोर का होना चाहिए और 3 फेज का हो तो 4 कोर का होना चाहिए, ताकि एक कोर्स डेडिकेटली जो है ट्रांसपोर्टेबल apparatus को उसके थ्रू हम अर्थ कर पाएँ। यह रेगुलेशन 23 बोलता है। रेगुलेशन 25 बोलता है स्ट्रीट बॉक्सेस जो है वो पिलर्स ये सब बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, लॉक एंड की में होना चाहिए। रेगुलेशन 26 बोलता है कि डिस्टिंक्शंस ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, जंक्शन बॉक्स, पिलर्स, जहाँ पे एक से अधिक सर्किट हो तो क्लियरली जो है डिस्टिंक्ट हो, परमानेंट नेचर का कोई इंडिकेशन लगाया गया हो, ताकि हम आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ एक दूसरे सर्किट को। रेगुलेशन 29 बोलता है कि प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फायर बकेट्स, जिसमें कि सूखा बालू रखना है रेडी फॉर इमीडिएट, उस किस लिए रखना है? फायर अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पे हो तो उसको बुझाने के लिए। और इन एडिशन टू फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल बाय डीलिंग विद, और फायर एक्सटिंग्विशर हो हमारा CO2 टाइप या DCP टाइप, उसके इन एडिशन में फायर बकेट ड्राई सैंड के साथ रखना है, जनरेटिंग स्टेशंस पे रखना है, सब स्टेशंस पे रखना है। ये रेगुलेशन 29 ये बोलता है
कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो है उसका इंस्पेक्शन रेगुलर होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। रेगुलेशन 29 बोलता है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्सेस कबर्ड्स भी सबस्टेशंस में, जैसा कि उस स्टेट जहाँ पे यह इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है और उसके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जो चीज़ बताया गया कि फर्स्ट एड बॉक्स में ये रहना है, उस हिसाब से हर एक सबस्टेशंस पे होना चाहिए। मेंटेनेंस व्हीकल जो सबस्टेशन में यूज होता है उसमें होना चाहिए इस तरह का फर्स्ट एड बॉक्स। गैस मास्क भी हमें सबस्टेशंस पे रखना है। अगर 5 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशंस है या 5 MVA का सबस्टेशंस है तो कम से कम एक गैस मास्क रखना चाहिए और एक 5 मेगावाट MVA से बड़ा सबस्टेशन हो तो हमें एक से अधिक रखना चाहिए। रेगुलेशन 29 है कि एवरी जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, स्विचिंग स्टेशंस में आर्टिफिशियल रेसिप्रेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड बॉक्स, गैस मास्क रखना चाहिए और अच्छी हालत में रखना चाहिए। और कहाँ पे रखा हुआ है ये डिस्प्लेड कंट्रोल रूम और ऑपरेटर केबिन के पास लगा हुआ होना चाहिए। रेगुलेशन 29 का सब रेगुलेशन 6 बोलता है कि जो उस सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशंस का जो नियरेस्ट डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसका फर्स्ट कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर रहना चाहिए ताकि किसी को भी फर्स्ट एड दिया जा सके। इलेक्ट्रिक शॉक लगे, बर्न लगे, एम्बुलेंस सर्विस, फायर सर्विस का भी फ़ोन नंबर और एड्रेस हमें लिखना है ताकि तुरंत से तुरंत आग लगने पे वहाँ पे हेल्प हो पाए, किसी को शॉक लगने पे हेल्प हो पाए। और सबस्टेशन में रेगुलेशन 30 के तहत जो है वो डिस्प्ले चार्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का घात लगने पे कैसे बचाना है, यह चार्ट हर सबस्टेशंस में लगा हुआ होना चाहिए। रेगुलेशन 31 बोलता है कि प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड बाय कंज्यूमर्स, ऑनर्स, ऑक्यूपायर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन एंड सप्लायर्स। यह बोलता है कि जिसके पास इलेक्ट्रिकल काम, सिर्फ जिसके पास कंपिटेंसी सर्टिफिकेट हो वही इलेक्ट्रिकल काम करेगा 250 वोल्ट के ऊपर। इवन 250 वोल्ट से नीचे जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास वायरमैन परमिट नहीं है, तो वो सिर्फ 4 काम कर सकता है। बल्ब बदल सकता है, पंखा बदल सकता है, फ्यूज बदल सकता है, स्विच बदल सकता है। ये 250 वोल्ट से नीचे बिना जिसके पास वायरमैन परमिट नहीं हो वो ये कर सकता है। इसके बियॉन्ड कोई भी काम करने के लिए हमें, अगर हम घर में कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराना है और कॉम्पिटेंट आदमी, मतलब जिसके पास वायरमैन परमिट हो और जो जिसके पास अंडर प्रॉपर सुपरविजन, इलेक्ट्रिकल सुपरविजन के तहत ये काम होना है। यह एक अक्सर ऑनर और ऑक्यूपायर में ये दिक्कत होता है कि आखिर ऑनर कौन हुआ, ऑक्यूपायर कौन हुआ। तो ऑनर जो है उस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का जो मालिक है, जैसे हमारे PSU के केस में डायरेक्टर्स जो है नॉमिनेटेड ऑनर होते हैं, लेकिन ऑक्यूपायर कौन है, जो उस प्रीमिसेस को यूज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, जैसे माइन ऑफिशियल, PO, कोलवरी इंजीनियर, ये सब ऑक्यूपायर कहलाएंगे। रेगुलेशन 39, जो भी 250 वोल्ट के ऊपर का पैनल हो तो पैनल के सामने फ्रंट में कम से कम 1 मीटर स्पेस फ्री होना चाहिए और पैनल के पीछे अगर 75 सेंटीमीटर का क्लियरेंस है तो यह 1.8 मीटर तक थ्रू होना चाहिए। रेगुलेशन 44 बोलता है कि हमें RCD यूज करना है और घर में इसका सेटिंग जो है 30 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन 46(2)(7)(a) ये बोलता है कि अगर 2 ट्रांसफार्मर जिसमें कि 2000 लीटर से ज़्यादा का ऑयल हो तो उसके बीच में हमें फायर बैरियर वाल बनाना है
ताकि कभी एक ट्रांसफार्मर में फायर लगे तो दूसरे पे जाके ना फैल जाए। रेगुलेशन 4627B बोलता है कि अगर कहीं पे 9000 ज़्यादा लीटर से ज़्यादा का या 9000 लीटर का ऑयल किसी ट्रांसफार्मर टैंक में हो तो हमें सॉकपिट बनाना है, ताकि कभी भी हम ऑयल को ड्रेन करके एक प्रॉपर सेफ इंक्लोज्ड मीडियम ज़मीन के अंदर आरसीसी रूप टैंक में या लोहे के टैंक में हम उसे रख पाएँ इन द केस ऑफ इमरजेंसी। रेगुलेशन 4627D बोलता है कि सभी ट्रांसफार्मर जो है आईएस के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। आईएस जो है 1026 है। इसमें यह बताया गया है कि 1000 केवीए एंड एबव से जो है आवरली क्या करना है, डेली क्या करना है, मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन क्या करना है, क्वार्टरली क्या करना, हाफ ईयरली, ईयरली क्या करना है, यह इसमें दिया गया है। रेगुलेशन 4629 में यह बताया गया कि 10 MVA का ट्रांसफार्मर या रिएक्टर हो या उससे अधिक हो तो हमें ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम जो कि रेलिवेंट स्टैंडर्ड में बताया गया है उसको लगाना है। इस फोटोग्राफ में NIFS को लगाया गया है, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। और जो रिलेवेंट IS इसमें कि फायर किस टाइप का फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगना है वो IS 30341993 में बताया गया है। रेगुलेशन 47(1) बोलता है कि हमें आइसोलेशन, इंटरलॉकिंग, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर कैसा होना चाहिए, आइसोलेटर और अर्थ स्विच का कैसा होना चाहिए। ऐसा इंस्टॉलेशन जो कि 650 वोल्ट से ऊपर का हो। तो आइसोलेटर और कंट्रोलिंग सर्किट ब्रेकर का इंटरलॉकिंग इस तरह से होना चाहिए कि आइसोलेटर न खुले जब तक कि ब्रेकर बंद ना हो, और आइसोलेटर और करस्पॉन्डिंग अर्थ स्विच का इंटरलॉकिंग इस तरह से होना चाहिए कि अर्थिंग स्विच को क्लोज ना हो जब तक कि आइसोलेटर ओपन ना हो। यह सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी स्पार्क फ्लैश जो ऑन ऑफ कर रहा है उसके ऊपर ना आघात हो जाए। रेगुलेशन 47(1) में बोलता है कि ओवर करंट का प्रोविज़न और ओवर करंट प्रोटेक्शन का प्रोविज़न जो है ऐसा होना चाहिए कि जो रेटेड करंट से ऊपर अगर ट्रांसफार्मर ड्रा करता हो तो ओवर करंट के थ्रू वह ट्रिप कर जाए। रेगुलेशन 47(2) में जो है अर्थ फॉल्ट और अर्थ लीकेज जो है के थ्रू जो है डिस्कनेक्ट हो, जब कभी जो है अर्थ लीकेज या अर्थ फॉल्ट हो तो यह ज़रूरी है। डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑटोमेटिकली। जब कभी अर्थ फॉल्ट हो तो ट्रांसफार्मर के केस में जो है उसका प्राइमरी ऑटोमेटिक डी एनर्जाइज हो जाए, उसमें पावर ना जाए। रेगुलेशन 47(2) का 3 बोलता है कि जो है बुकाउज रिले, गैस प्रेशर टाइप रिले और OTI WTI, ऑयल टेम्परेचर इंडेक्स एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडेक्स रिले, ये किसी भी ट्रांसफार्मर जो 1000 kVA से ऊपर का हो उसमें लगना चाहिए, ताकि कभी ट्रांसफार्मर ऑयल में कभी शॉर्ट सर्किट हो या कोई डिस्चार्ज हो तो जो गैस बने तो गैस ऑपरेटेड रिले जो है पावर ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड से डी एनर्जाइज कर पाए। OTI WTI जब कभी किसी भी रीजन से अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता हो या वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता हो तो इसमें अलार्म आए, और अगर अलार्म से ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो यह बंद हो जाए, पावर प्राइमरी डी एनर्जाइज हो जाए। ये लगा रहना चाहिए अंडर रेगुलेशन 47(2)(3) के तहत। रेगुलेशन 47(2)(4) में यह बताया गया है कि जो भी 10 MVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर हैं वहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले लगा रहना चाहिए। रेगुलेशन 48(6) बोलता है कि सभी टेस्ट, ट्रिपिंग्स, मेंटेनेंस वर्क्स शैल बी केप्ट इन सच ए वे दैट दिस रिकॉर्ड्स कैन बी कंपेयर्ड विथ अर्लियर वंस। जितने भी ट्रिपिंग, टेस्ट, मेंटेनेंस वर्क हो सब एक जगह पे हो और इसे हम पिछले डाटा के साथ हम कभी कंपेयर कर पाएँ। रेगुलेशन 48(2)(1) बोलता है कि जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो जो न्यूट्रल का ग्राउंडिंग हो वह 2 सेपरेट और डिस्टिंक्ट कनेक्शन के साथ हो, जैसा कि ट्रांसफार्मर दिखलाया गया है। रेगुलेशन 60 जो है ये क्लियरेंस इन द एयर ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर अक्रॉस द ओवरहेड लाइन। जो दो टावर के बीच में या दो पोल के बीच में जो करंट कैरिंग लाइन है उसका वर्टिकल क्लियरेंस या हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होना चाहिए रेगुलेशन 60 में बताया गया है।
अगर कोई लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अगर स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है और लाइन का वोल्टेज 650 वोल्ट से कम हो तो जो है लोएस्ट कंडक्टर का वर्टिकल क्लियरेंस 5.8 मीटर से अधिक होना चाहिए, और 650 वोल्ट से ऊपर का हो लाइन या 33 केवी से नीचे का उसके बीच का, तो वह लाइन अगर जो है स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा हो तो 6.5 मीटर से अधिक होना चाहिए। और अगर ये लाइन अगर किसी को रोड को क्रॉस ना कर रहा हो कहीं और जगह पे हो तो 4.6 मीटर 650 वोल्ट से नीचे का, और 11 केवी तक का 4.6 मीटर, और 11 केवी से 33 केवी तक का 5.2 मीटर से ज़्यादा वर्टिकल क्लियरेंस लोएस्ट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर का होना चाहिए। यह सेफ वर्किंग क्लियरेंस ये बताया गया है कि 12,000 वोल्ट तक का सेफ वर्किंग क्लियरेंस 2.6 मीटर है। मतलब कि अगर आप कहीं भी 12,000 वोल्ट में या 36,000 वोल्ट में या 11,000 वोल्ट में काम कर रहे हों तो 2.6 मीटर तक जो है कोई और दूसरा कोई चार्ज लाइन चार्ज ऑपरेटर्स ना हो। तो इस तरह से अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग सेफ वर्किंग क्लियरेंस इसमें बताया गया है। ये सेफ क्लियरेंस बताया गया है, जैसे कि फेज टू फेज अगर 11 केवी का हो तो आप किसी भी वे में 0.61 मीटर से उस लाइन के नज़दीक ना जाएं, या कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हो तो टूल्स आपके उस लेवल तक ना जाए। 33 केवी में 0.71 मीटर तक, तो अगर माइन में 33 या 6.6 केवी का पावर सप्लाई है तो 0.5 मीटर से ज़्यादा हमेशा सेफ्टी अपने आप को दूर रखिए किसी भी केस में। रेगुलेशन 64 बोलता है कि कोई भी मटेरियल या मिट्टी जो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमें डंप स्टोर नहीं करना चाहिए बेग किसी भी कंडक्टर के नीचे, और हम आग न लगाएं किसी भी तरह का ओवरहेड लाइन के नीचे या डिमार्केटेड अंडरग्राउंड केबल जहां से गुजर रहा हो या कानून में मना किया गया है अंडर रेगुलेशन 64। रेगुलेशन 67 जनरल क्लियरेंस है कि जो है नो ब्लास्टिंग फॉर एनी पर्पस शैल बी डन विद इन 300 मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सबस्टेशन। सबस्टेशन के बाउंड्री के 300 मीटर के अंदर कोई ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए फ्रॉम द, और कोई भी लाइन हो और 650 वोल्ट से ऊपर का हो तो बिना रिटन परमिशन इंस्पेक्टर के जो है उसके आसपास ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। कोई मिट्टी नहीं काटेगा उस टावर के 10 मीटर के अंदर अगर वो जो है 132 केवी का लाइन वहाँ से जा रहा हो। ईटा भट्ठा कोई भी आदमी नहीं लगाएगा 500 मीटर के अंदर अगर 220 केवी या उससे ऊपर का लाइन जा रहा हो तो। हमें जो है गार्ड वायर लगाना है जहाँ पे कोई रोड गुजर रहा हो ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नीचे में, और 30 अप टू 33 केवी ही हम लगाते हैं गार्डिंग वायर। और जहाँ पे गार्ड वायर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक हो तो वहाँ पे हर एक एंड पे हमें गार्ड वायर को दोनों एंड पे हमें अर्थ करना है। ये सर्विस लाइन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन जो है 6 टैपिंग जो है पोल के पास ही हो, और 650 वोल्ट से नीचे में जो है एक पोल के पास 6 से ज़्यादा टैपिंग ना हो, और 650 वोल्ट से नीचे में जो है 1 किलोमीटर का लाइन हो तो अर्थ वायर कम से कम 3 जगह पे अर्थ होना चाहिए सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड से। रेगुलेशन 76 बोलता है कि एवरी ओवरहेड लाइन विच इज़ नॉट कवर्ड, अगर कोई भी ओवरहेड लाइन जो कि इंसुलेटेड ना हो तो वहाँ पे हमें गार्डिंग करना है ताकि कभी वह टूटे तो किसी को हार्म ना करे। रेगुलेशन 77 जो है लाइटनिंग का प्रोटेक्शन के बारे में बोलता है कि कोई भी अर्थिंग लीड और एनी लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थ पार्ट है वह किसी आयरन या मेटेलिक पार्ट को ना टच करे बल्कि वह इंसुलेटेड रहे या केबल के थ्रू रहे, ऐसे सब स्टेशन जिसका कि वोल्टेज 650 वोल्ट से ऊपर का हो। रेगुलेशन 100 बोलता है कि जो है मिनिमम क्लियरेंस अबव द ग्राउंड ऑफ द डंपर, अगर किसी माइंस में, ये माइंस से रिलेटेड रूल है सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर द माइंस,
अगर किसी माइन में अगर हॉल रोड हो और वहाँ से उसको अगर कोई ओवरहेड लाइन क्रॉस कर रहा हो तो वो कम से उसका वर्टिकल क्लियरेंस मिनिमम 12 मीटर हो, और अगर वहाँ से डंपर गुजरता हो और रेस्ड कंडीशन में डंपर गुजरता हो तो उस केस में जो है लोएस्ट करंट कैरिंग कंडक्टर और डंपर के जो रेस्ड बॉडी के बीच में 1 मीटर से कम का क्लियरेंस ना हो, 1 मीटर से अधिक का रदर वी शुड से 1 मीटर से अधिक का क्लियरेंस हो, 1 मीटर से कम का क्लियरेंस ना हो। यह रेगुलेशन 100 का सब रेगुलेशन 4 बोलता है। रेगुलेशन 101 बोलता है कि हमें ट्रांसफार्मर और स्विच गियर को रूम में रखना है, एकदम ओपन नहीं रखना है ताकि इसमें कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो या कोई फायर ना हो। मेथड ऑफ अर्थिंग, ऑल मेटेलिक रेगुलेशन 102 अर्थिंग के बारे में बोलता है। हर एक मेटेलिक सीट्स, कवरिंग, हैंडल्स, ज्वाइंट बॉक्स, स्विच गियर फ्रेम्स, इंस्ट्रूमेंट कवर, स्विच फ्यूज कवर्स, जितने भी मेटेलिक हों, लैम्प होल्डर हों, वो सब जो है अगर वो इंसुलेटेड ना हो तो उसे हमें प्रॉपरली अर्थ करना है। मेथड ऑफ अर्थिंग में ये लिखा गया है, ये रेगुलेशन 102 का सब रेगुलेशन 4 है। यह बोलता है कि कंडक्टर्स या अर्थिंग सिस्टम सेल, उसका कंडक्टिविटी जो है कम से कम जो है 50% होना चाहिए लार्जेस्ट कंडक्टर के। अगर लार्जेस्ट कंडक्टर का मान लीजिए का एल्युमिनियम का कोई कंडक्टर है जिसमें कि करंट जाता है 100 स्क्वायर mm का है, तो जो अर्थ का कंडक्टर होगा वो सेम मटेरियल एल्युमिनियम का होगा और 50 स्क्वायर mm से कम का ना हो, कम से कम 50% हो। यह इस रेगुलेशन में बताया गया है मेथड ऑफ अर्थिंग में का सब रेगुलेशन 4 में। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी कंडक्टर 0.15 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम एरिया का अर्थिंग में, अर्थ लीड में ना प्रयोग हो, एक्सेप्ट जो है फ्लेक्सिबल केबल जहां पोर्टेबल ऑपरेटर्स में यूज होता है, और जो कि जहां पे वोल्टेज उस पोर्टेबल ऑपरेटर्स का 125 वोल्ट से ऊपर नहीं होता है, तो उस केस में आप 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी नीचे का अर्थ लीड लगा सकते हैं, बशर्ते कि उस ऑपरेटर्स, पोर्टेबल ऑपरेटर्स जो 125 वोल्ट से चलता है, उसका जो लाइव कंडक्टर से कम नहीं होना चाहिए अर्थ लीड। रेगुलेशन 102 मेथड ऑफ अर्थिंग में बोलता है भाई कि स्विच फ्यूज जो न्यूट्रल है उसमें कोई भी स्विच फ्यूज या सर्किट ब्रेकर नहीं लगा होना चाहिए न्यूट्रल में या अर्थ में। द रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई, और यह जो है अर्थिंग का यह जो रेगुलेशन है वह 30 वोल्ट से ऊपर के सिस्टम में लागू होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में पोर्टेबल ऑपरेटर्स हैं, कैप लैंप हैं या टेस्ट लैंप हैं, तो वहाँ पे आप 30 वोल्ट से ऊपर का ही सिस्टम में यह अर्थिंग का प्रिंसिपल पोर्टेबल लागू होगा। ये रेगुलेशन 103 है, ये अर्थ लीकेज करंट या अर्थ फॉल्ट करंट के बारे में बोलता है। अंडरग्राउंड माइन में जहाँ पे कि वोल्टेज 250 वोल्ट से 1000 वोल्ट के बीच है, तो अर्थ फॉल्ट करंट जो है उस अंडरग्राउंड माइन में 750 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर ओपन कास्ट है या ऑयल फील्ड है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस जो हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह 1100 वोल्ट से 11 केवी तक हैं, तो वहाँ पे अर्थ फॉल्ट करंट 50 एम्पियर से अधिक नहीं होगा। और यह रेगुलेशन जो 8 जून 2023 के बाद निकला है, तो इस रेगुलेशन के बाद किसी भी ओपन कास्ट माइन में जहाँ पे वोल्टेज 1100 से 11 केवी के बीच हो, चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, ओपन कास्ट माइन हो या ऑयल फील्ड हो, तो वहाँ पे अर्थ फॉल्ट करंट को 10 एम्पियर तक ही लिमिट करना है बाई NGR न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर के थ्रू। और न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर को मॉनिटरिंग का भी अरेंजमेंट करना, मॉनिटरिंग के लिए भी ऑपरेटर्स लगाना है। तो यह रेगुलेशन 103 हो गया। रेगुलेशन 103 का सब रेगुलेशन 1 में बोलता है कि जो है अर्थ प्रोटेक्टिव रिले, सेटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज जो है 200 से 400 मिली एम्पियर के बीच होना चाहिए।
ओपन कास्ट माइन, अंडरग्राउंड माइन के लिए अप टू वोल्टेज 1100 वोल्ट। 1100 वोल्ट से नीचे में जो है 200 से 400 मिली एम्पियर का भी अर्थ लीकेज रिले से उससे बियॉन्ड सेटिंग नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन 103 का 2 बोलता है कि ऑपरेशन ऑफ स्विच गियर एंड रिले जो ऑपरेशन स्विच गियर का ऑन ऑफ ट्रिप रिलेज ट्रिप इस सब का रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे जनरेटिंग स्टेशन सब स्टेशन पे हो और एक रजिस्टर में रखा जाए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखा जाए। और इफेक्टिवनेस ऑफ स्विच गियर और प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है साल में एक बार उसका टेस्ट हो, कैलिब्रेट हो, और ये भी एक सेपरेट रजिस्टर में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा होना चाहिए, रिकॉर्ड को रखा होना चाहिए। ये रेगुलेशन 103 है। रेगुलेशन 103 में बोलता है ये चीज़, वही चीज़ बताया गया है। रेगुलेशन 104 में वोल्टेज लिमिट है कि अंडरग्राउंड माइन में जो है वोल्टेज 11,000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा सकता और यूज वोल्टेज 6,600 वोल्ट से अधिक नहीं हो सकता। मोटर ट्रांसफार्मर 6.6 kV से ऊपर का नहीं होगा। और ओपन कास्ट माइन में आप कितना भी ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज रख सकते हैं, कितना 11 kV का भी 33 kV का भी मोटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिमिटलेस हो गया, जबकि यह रेगुलेशन 2010 में नहीं था, उसमें लिमिट लगा हुआ था। ये रेगुलेशन 104 वोल्टेज लिमिट्स का है, जिसमें कि बोला गया है कि लाइटिंग में जो है ओपन कास्ट माइन में फेज टू फेज 250 वोल्ट होगा और वह ग्राउंड होगा, न्यूट्रल उसका ग्राउंड होगा। रेगुलेशन 106 में बोला गया है कि स्विच गियर ऑल टर्मिनल्स केबल्स कनेक्शन ऑपरेटर्स शैल बी टोटली इनक्लोज एंड शैल बी कहीं भी ओपन कनेक्शन किसी भी स्विच गियर में नहीं होना चाहिए, सभी क्लोज होना चाहिए। 107 में डिसकनेक्शन ऑफ सप्लाई का लिखा गया है कि हर एक मोटर जो है एक जगह पे उसका स्विच रखना है, इमरजेंसी स्विच रखना है, ताकि ऑपरेटर किसी भी इमरजेंसी में उसको एक पुश से बंद कर पाए। रेगुलेशन 109 में फ्लेक्सिबल केबल का है, जिसमें कि यह लिखा गया है कि जहाँ पे फ्लेक्सिबल केबल और ज्वाइंट टू मेन केबल्स, जहाँ पे मेन केबल और फ्लेक्सिबल केबल ओपन कास्ट माइन में जो ट्रेलिंग केबल है और जो पोल से उतरा है ड्रॉप केबल जो आर्मर्ड केबल है, इस दोनों का ज्वाइंट जहाँ भी हो वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू हो डिस्कनेक्ट करने के लिए, और उसमें रिले लगाना हो चाहिए, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट वगैरह। सॉवेल का ड्रैगलाइन का हम ट्रेलिंग केबल का पहले 300 मीटर था मैक्सिमम ट्रेलिंग केबल हम यूज कर सकते हैं, अब यह बढ़ कर के 600 मीटर हो गया है। सनड्राई प्रिकॉशंस में जो है हमारा apparatus डस्ट डर्ट मॉइस्चर्स फ्री हो, ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो वहाँ पे, और कोई भी पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल apparatus जो है प्रॉपर रूम में हो। आसपास में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के आसपास में इनफ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव मिक्सचर मटेरियल ना हो, जैसे कि इसमें दिखलाया गया है कि ट्रांसफार्मर रूम में ही एक ट्रांसफार्मर वायल को रखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन 117 में सुपरविजन के बारे में बताया गया है कि एक या एक से अधिक सुपरवाइजर को अपॉइंट किसी भी माइन में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए किया जा सकता है, उसके पास कॉम्पिटेंसी ऑफ सुपरविजन सर्टिफिकेट हो उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विथ माइनिंग सर्टिफिकेट, और एडिक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिशियंस भी अपॉइंट करना है, और इलेक्ट्रिशियन के पास वायरमैन परमिट होना चाहिए। और जो भी पर्सन जो है सुपरवाइजर अगर अपॉइंट होता है तो जो है इंजीनियर के हिसाब से उसको काम करना है। और सुपरवाइजर का काम जो है थ्रू इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग टेस्टिंग्स एग्जामिनेशन टेस्टिंग ऑफ न्यू ऑपरेटर्स, ये सब है। और उसे शेड्यूल 11 में जो फॉर्म है सुपरवाइजर का लॉकशीट है उसको रिकॉर्ड भी करना है सारे काम का। इस 2023 रेगुलेशन में जो है 118 में जो है ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि सुपरवाइजर का इलेक्ट्रिशियंस का रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना चाहिए हर 2 साल में, और इसका सिलेबस DGMS जो है 2024 में आ गया है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग होना चाहिए, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग 2 साल में होना चाहिए।
तो इस तरह से एक्ट और CEA MRS एंड ES रेगुलेशन 2023 के बारे में चर्चा हुआ। थैंक यू।